हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 22 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली प्लान जो है वो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी का प्लान जो है वो 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो चेयरपर्सन होता है एनएचआरसी का वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो चेयरपर्सन होता है एनएचआरसी का वो ऑफिस को होल्ड करता है 3 साल के लिए या जब तक वो 70 ईयर्स की एज ना अटेन कर ले, इनमें से जो पहले हो। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एनएचआरसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। देखिए जो एनएचआरसी है ना वो न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि एनएचआरसी ने ऑर्डर किया है असम गवर्नमेंट को कि वो 1 लाख रुपए पे करें किसको, 48 ईयर ओल्ड मैन को जो कि थ्रैश कर दिया गया था बिस्वानाथ डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि वो कुक्ड बीफ सेल कर रहा था अपने टी स्टॉल पे। ठीक है, इसीलिए जो एनएचआरसी था वो न्यूज़ में था। एनएचआरसी के बारे में बात करें तो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की थी 12 अक्टूबर 1993 को अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। देखिए जो एक्ट है ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी क्रिएशन के लिए गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है या तो फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कैसे करता है? कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और उस कमेटी के मेंबर कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए टोटल 6 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है इस कमेटी का। स्पीकर ऑफ लोकसभा दूसरा मेंबर होता है। तीसरा मेंबर क्या होता है कि डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। और जो चौथा और पांचवा मेंबर होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउसेस के। ठीक है, और लास्ट में जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। टर्म एंड रिमूवल की बात करें तो देखिए जो चेयरपर्सन होता है ना वो ऑफिस को होल्ड करता है 3 साल के लिए या जब तक उसकी एज 70 ईयर्स ना हो जाए। ठीक है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो प्रेसिडेंट है ना वो रिमूव कर सकता है एनएचआरसी के चेयरपर्सन को अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एनएचआरसी के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना वहाँ पे वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पाए जाते हैं आउटसाइड द पोलर रीजन। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो रीजन है वो बॉर्डर करता है चाइना से नॉर्थ में, अफगानिस्तान से वेस्ट में और कश्मीर से साउथ ईस्ट में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना वो न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि इस रीजन का जो स्टेटस है उसको एलिवेट करके फुल फ्लेज प्रोविंस का स्टेटस दे दिया जाए इसको। और इस संदर्भ में इंडिया ने क्या रिप्लाई किया है? इंडिया ने ये बोला कि जो एंटायर यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, ये सारे जो रीजन है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। ठीक है, और ये पूरी तरह लीगल है और इररिवोकेबल है, एक्सेशन के थ्रू किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान लोकेटेड कहाँ है वहाँ पे देख लेते हैं। ये लोकेटेड है, ये चाइना से ज्वाइन करता है नॉर्थ में, अफगानिस्तान से वेस्ट में और कश्मीर से साउथ ईस्ट में। ये जो रीजन है इसमें रीजनल असेंबली होती है और इसका इलेक्टेड सीएम भी होता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये रीजन जो है ना वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीपैक गुजरता है। आपको पता ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, इसीलिए ये जो रीजन है ना इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और यही यही एक जो रीजन है गिलगित बाल्टिस्तान वाला, वहाँ पे वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पाए जाते हैं आउटसाइड द पोलर रीजन्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप इन रीजन्स की मैप में भी लोकेशन देख सकते हैं। ये गिलगित एजेंसी वाला रीजन, ये बाल्टिस्तान वाला रीजन। आप ये देख सकते हैं इनकी बाउंड्रीज कहाँ टच करती है। नॉर्थ में चाइना से, वेस्ट में आपका अफगानिस्तान से, और साउथ ईस्ट में कश्मीर वाले रीजन से, ये वाला रीजन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो टाइडल डिस्रप्शन इवेंट्स के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है, हमें ये बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ये मैग्नेटिक एनोमलीज इन द ओशन से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन कहता है ये सोर्स ऑफ एनोमलीज इन द स्पेस से रिलेटेड है। तीसरा कहता है कि सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैसिव ब्लैक होल्स एक्टिविटी हिडन इन द गैलेक्सी न्यूक्लाई से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मैसिव ब्लैक होल्स की एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो ऑप्शन सी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है ना, जो टाइडल डिस्रप्शन इवेंट होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए। इसमें होता क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, वो ब्लैक होल के इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं नियर बाई स्टार और गैस के ऊपर। होता क्या है इसमें, मान लीजिए ये ब्लैक होल है और यहाँ पे कोई स्टार या गैस है, ठीक है। अब होगा क्या कि देखिए, जानते क्या होता है, ब्लैक होल्स की खुद की टाइडल ग्रेविटी होती है और ये जो स्टार है उसकी खुद की सेल्फ ग्रेविटी होती है, ठीक है। और जो टाइडल ग्रेविटी होती है ना इस ब्लैक होल की, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है ना कि जो टाइडल ग्रेविटी ब्लैक होल की होती है वो एक्सीड कर जाती है स्टार की सेल्फ ग्रेविटी से। तो क्या होता है, डिसरप्शन हो जाता है ग्रेविटी में, ठीक है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जान लेते हैं। देखिए जो फेनोमेना है ना, ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी दो मदद करता है। पहला, सुपर मैसिव गैलेक्सी ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने में भी, और साथ में ही इनके मास को प्रिडिक्ट करने में भी। यानी दोनों वे में ये जो इवेंट है वो हमारी मदद करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी टाइडल डिसरप्शन इवेंट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन की गई है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो एयर बबल सर्विस होती है एक तरह की टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है जिसमें जो दो कंट्री होती है आपस में कमर्शियल फ्लाइट्स को रीस्टार्ट कर सकती है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहती है एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें केवल इंडियन एयर कैरियर्स ही अलाउड हैं फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं सर्विस के बारे में। देखिए जो इंडिया है ना वो एंटर किया है एयर बबल एग्रीमेंट को किस किस कंट्री के साथ, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मालदीव्स, यूएई, कतर, अफगानिस्तान और बहरान के साथ, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट को साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंदर होता क्या है, एक तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट है जिसमें दोनों कंट्री आपस में कमर्शियल फ्लाइट्स को रीस्टार्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो सस्पेंडेड थी, तो ये एयर बबल एग्रीमेंट के थ्रू जो होता है वो कंट्री आपस में मैनेज करती हैं और एक अरेंजमेंट बनाती है जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस अरेंजमेंट के अंतर्गत दोनों के दोनों कंट्रीज जो होती है ना वो अलाउड होती हैं कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। ये देखिए ये जो सर्विस है ना वो मिशन वंदे भारत सर्विस से थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें सिर्फ इंडियन एयर कैरियर्स को अलाउ किया गया था फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस सर्विस के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो मनी मल्टीप्लायर के बारे में है। हमें ये बताना है जो मनी मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज करता है किसी भी इकोनॉमी में किस वजह से। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने से, बैंकिंग हैबिट को इंक्रीज करने की वजह से, स्टैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो को इंक्रीज करने की वजह से, या कंट्री की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की वजह से। तो आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, और जितने भी आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आज तक पढ़े हैं तो उनको आप इस पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। बहुत ही देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही ईजी होता है।
इजी तभी होगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो इसको पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसको बताऊंगा कैसे ये सॉल्व हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है मनी मल्टीप्लायर की बात की गई, यानी मनी जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा यानी बढ़ेगा। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में मनी मल्टीप्लाई हो सकता है? देखिए आपको पता है CRR और SLR की कंडीशन में क्या होता है, RBI जो होता है वो, ये सारे रिजर्व रेशियो है, RBI के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, इसमें क्या है, ये दोनों रिजर्व रेशियो है। इस रिजर्व रेशियो की वजह से क्या होता है, पैसा जो होता है रिजर्व किया जाता है, ना कि पैसा इससे इंक्रीज होता है। आपने इसको, इस कंडीशन में क्या होता है, पैसा जो होता है वो इकोनॉमी से बाहर हो जाता है और RBI के पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पैसा इंक्रीज नहीं करता। देखिए कोई भी रिजर्व रेशियो पैसे को बढ़ा नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो ये तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इस वाले ऑप्शन को देखेंगे ना, किसी की भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो मनी कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये मुझे बताइए। मनी मल्टीप्लाई का मतलब है कि पैसे से पैसा आए। ठीक है, आप पॉपुलेशन बनाने से आप ये सोचोगे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि वर्किंग हैंड बढ़ेगा तो इनकम ज़्यादा होगी ना, उल्टा पॉवर्टी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए काम करने के लिए कुछ मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट उनको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो उल्टा क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा, उल्टा पॉवर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए बनता है क्या है कि अगर पॉपुलेशन की बैंकिंग हैबिट बढ़ जाए, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि आप पैसे को जमा करके रखो बैंक में, ना कि घर में। आपने तिजोरी में पैसा रख दिया, वो पैसा एक तरह से रिजर्व रेशियो हो गया। जो काम CRR और SLR करता है वही काम आपने कर दिया। आपने क्या किया, तिजोरी में पैसे को रख दिया। अब वो पैसा इकोनॉमी में मूव नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो इकोनॉमी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पैसा इकोनॉमी में मूव करता, बैंक उसको लेंड करती, इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा वापस मिलता बैंक को, वही पैसा फिर बैंक जो होता है दूसरे पर्सन को लेंड करती, फिर इंटरेस्ट के साथ पैसा बैंक को मिलता, तो मनी समय के साथ मल्टीप्लाई होता। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इकोनॉमिक्स के साथ यही है, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन उतना ही ईजी हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को। देखिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि जो बैंक होगी वो प्रमोट करे क्रेडिट कार्ड को, लोन्स को, और जो लैंडिंग और रीलैंडिंग का प्रोसेस चले। ठीक है, तो जब बैंकिंग हैबिट इंक्रीज करेगी लोगों की तो लैंडिंग और रीलैंडिंग का प्रोसेस चलेगा, तो उसमें क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मनी मल्टीप्लायर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है वो उसको ऑब्जर्व किया गया था 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के बर्थडे पे। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इसका एम ये है कि नॉन वायलेंस का मैसेज जो है वो प्रमोट किया जाए एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस को इंक्लूड करते हुए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में। इसका थीम क्या था इस बार, शेपिंग पीस टुगेदर। देखिए जो UNGA है ना उसने डिक्लेयर किया है कि साल में एक दिन जो होगा ना वो डिवोट किया जाएगा आइडल्स ऑफ पीस को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसमें होगा क्या, 24 आवर्स के लिए नॉन वायलेंस और सीज फायर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी न्यूज़ की वजह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में। देखिए ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के बर्थडे पे, और UNGA जो इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में वही प्रमोट करती है मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस को, इंक्लूडिंग द एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। मतलब पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन की हेल्प से नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, सैलरी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेजर सब्सिडीज एंड एक्सपेंस टुवर्ड्स द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो बताइए
कौन कौन से पार्ट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो पार्ट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, और जो फोर्थ होता है वो पार्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इसीलिए जो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। देखिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, ये मेनली कंजप्शन पर्पस के लिए किया जाता है, मतलब इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट होता, ये कंजप्शन पर्पस के लिए यूज होता है। क्या क्या चीज़ें पार्ट होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए उसके जान लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सैलरीज, किसी बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। स्टेट्स को ग्रांट दी गई हो तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस पे जो खर्चा आता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे जो खर्चा आता है, जो एसेट ऑलरेडी क्रिएटेड है उनके मेंटेनेंस पे जो खर्चा आता है, वेलफेयर स्कीम्स पे जो खर्चा आता है, और नेचुरल कैलामिटी को मीट करने के लिए जो खर्चा आता है, वो सारे पार्ट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए मेनली किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एसेट को क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड, डैम, ब्रिज, पावर प्लांट, पोर्ट, एयरपोर्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है। या लोन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किसी और एंटिटी को, तो क्यों, क्योंकि आपको पता है लोन जो होता है वो एक एसेट होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ बाद में रीपे होता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट बन जाता है। तो यही सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आप समझ गए होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो टैक्सेशन बेस के बारे में है। हमें ये बताना है कौन कौन से मेजर्स जो है वो टैक्सेशन बेस को इंक्रीज कर सकते हैं इंडिया में। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम को लाया जाए इनकम टैक्स के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को एनकरेज करने से। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कैश ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने से। तो बताइए किन किन मेजर्स की वजह से टैक्सेशन बेस को बढ़ाया जा सकता है इंडिया में। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए टैक्स बेस होता है क्या, पहले ये जान लीजिए। देखिए टैक्स बेस क्या होता है, टोटल एसेट या रेवेन्यू जिससे क्या हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है और उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है वो गवर्नमेंट का टैक्स बेस होता है, ठीक है। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि टैक्स बेस वो होता है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सके। तो ऑब्वियस सी बात है जिन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं करती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अगर उनको टैक्स बेस को इंक्रीज करना है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्सेबल टैक्स के अंतर्गत ला दिया जाता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ जाएगा और टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। दूसरी बात क्या, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनियां बढ़ेंगी, कंपनियां बढ़ेगी तो गवर्नमेंट जो कि और भी ज़्यादा कंपनियों पर टैक्स लगा पाएगी और कॉरपोरेट टैक्स उनसे वसूल कर पाएगी। तो इसमें इस केस में भी क्या होगा, जो टैक्स बेस है वो बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का। अब कैश ट्रांजैक्शन की बात करें, ऑब्वियस से मालूम है कि गवर्नमेंट जो है सारी चीज़ को, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी का फॉर्मेशन हो। तो वो क्यों चाहती है, कैशलेस इकोनॉमी से क्या होता है कि अनअकाउंटेड मनी जो होता है ना इकोनॉमी में वो कम हो जाता है। जब अनअकाउंटेड मनी इकोनॉमी में कम हो जाता है तो जो ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर ब्लैक मनी होगा तो टैक्स बेस डिक्रीज हो जाएगा, ना कि इंक्रीज करेगा। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी टैक्स बेस के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर है। हमें ये बताना है ये जो दोनों टर्म है ना वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शंस को देख लेते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से रिलेटेड है, जोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बताइए दोनों जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब जो एनवायरनमेंट है वो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म भी कर सके और साथ में जो आपकी डिमांड है ना रिसोर्सेज की उसको भी फुलफिल कर सके, ठीक है। मतलब जितना आपकी डिमांड है उससे ज़्यादा वो जनरेट कर सके।
तो ये अर्थ की, अरे ये जो एनवायरनमेंट की क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की बात करें तो ये एबिलिटी होती है एनवायरनमेंट की कि वो डिग्रेडेशन को कितना एब्जॉर्व कर सकती है, मतलब आप उसको डिग्रेड करके कितना हार्म पहुंचा सकते हो और वो कितना एब्जॉर्व कर सकती है उस डिग्रेडेशन को। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई इन दोनों टर्म्स के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में है। हमें ये बताना नीचे दिए गए माउंटेन्स में कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वॉस्जेस माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स, माउंट किलिमंजारो। तो बताइए इन तीनों में से कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड जो है ब्लॉक माउंटेन्स है, जो थर्ड है वो ब्लॉक माउंटेन नहीं, इसलिए वो इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो राइन वैली और जो वॉस्जेस माउंटेन है यूरोप में, और विंध्या और सतपुरा रेंजेस है इंडिया में, ये सारी की सारी क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और जो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा जापान में, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, वोल्केनिक माउंटेन है। अब जान लेते हैं कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो फॉर्म कैसे होते हैं। देखिए आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए माउंटेन बन गई, ये रिफ्ट की तरह बन गया, रिफ्ट वैली की तरह। आपको पता है ना कि रिफ्ट उसको कहते हैं जहाँ पे दोनों तरफ, रिफ्ट का मतलब ही होता है, जैसे हिंदी में समझे तो एकदम इजी शब्द में तो मतलब होता है नाली, मतलब दोनों तरफ से माउंटेन्स है और बीच में गैप है जिससे रिवर फ्लो करती है। अब ये देखते हैं ये बनता कैसे है। देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, ठीक है। इस ब्लॉक में क्या होता है कि आपने लावा हॉटस्पॉट का नाम सुना होगा, एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। मान लीजिए ये ब्लॉक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता है, लावा हॉटस्पॉट है, और इसके भी नीचे लावा हॉटस्पॉट है। तो ये जो दोनों लाइन है ये फॉल्ट है, इस ब्लॉक में ये दोनों लाइन जो है फॉल्ट है। अब इसके नीचे लावा हॉटस्पॉट है। आपको पता है कि लावा हॉटस्पॉट जहाँ पे होता है वो डाइवर्जिंग फोर्स लगाते हैं। तो जब डाइवर्जिंग फोर्स लगाएंगे तो ये जो फॉल्ट है ना, जो क्रैक है, वो इधर की तरफ मूव करेगा। और जब मूव करेगा तो जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें क्या होगा, मैकेनिकल फेलियर आ जाएगा। मैकेनिकल फेलियर आएगा तो जैसे ये जो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जब फर्स्ट एंड थर्ड बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए ये पूरा प्लेन था, ये वाला जो रीजन है ये पूरा प्लेन था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर हुआ, तो जो बीच वाला रीजन है वो नीचे की तरफ मूव कर गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और जो साइड वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है, एलिवेटेड पोर्शन होता है, इसको कहते हैं होस्ट, और ये जो बीच वाला गैप वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं गार्बेन। तो ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है। जैसे आपने अगर नर्मदा रिवर सिस्टम देखा होगा तो उसमें भी वो भी क्या होती है, ऐसे ही वहाँ पे भी फॉल्ट क्रिएट हुआ है। दोनों तरफ क्या है, माउंटेन्स है, और बीच में क्या है, गार्बेन है, और इसी में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found this video knowledgeful, please hit the like button, share this video and subscribe to our channel. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.